गुड मॉर्निंग क्लास 10th। ये आपका नेक्स्ट सेशन है, सेशन 5। इस जो चैप्टर आपका पहला चल रहा है, सॉरी पहला नहीं चल रहा है, मतलब बुक के अकॉर्डिंग पहला है, उसे कॉपी के अकॉर्डिंग तो शायद दूसरा चैप्टर है। तो ये अकॉर्डिंग टू योर बुक चैप्टर नंबर 1 का सेशन 5 है, लास्ट सेशन है इस चैप्टर का। ठीक है, बेसिक राइटिंग स्किल। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगला जो सेशन होगा वो ग्रामर से रिलेटेड होगा, जिसके बारे में मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊँगा, क्योंकि ग्रामर मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या यूज़ करते हैं, लेकिन आर्टिकल्स क्या होते हैं ये तो बता सकते हैं। आर्टिकल कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं ये सारा ना तो एक 4 लाइन में यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया, उसको 4 लाइन में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सालों से आप लोग यूज़ करते आ रहे हो, अभी भी बहुत सारे लोगों को यूज़ करना नहीं आता सही से। पार्ट ऑफ स्पीच कोई छोटी चीज़ नहीं है, पूरी पूरी बुक पार्ट ऑफ स्पीच पे आती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो राइटिंग स्किल से रिलेटेड हैं, तो वो पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ना कि उनको पढ़ाएंगे। क्योंकि मेरे पास ना तो मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और ना ही मुझे ज़्यादा ग्रामर आती है कि मैं आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स और पैराग्राफ राइटिंग ये सब बताऊँ। वो सब मेरे इसका पार्ट है ही नहीं। लेकिन वो यहाँ पर यूज़ हुआ है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है राइटिंग स्किल के लिए, इसलिए बताया। बाकी उसका कोई कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ज़रूरत जहाँ पे मतलब इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है राइटिंग स्किल्स में, वो जानना ज़रूरी है। इनकी जानकारी देंगे कि इनको कैसे कैसे कहाँ कहाँ कब कब यूज़ करना है, लेकिन उनके बारे में डिटेलिंग नहीं बताई जाएगी। वो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रामर आप सब लोगों ने पढ़ी है, आगे भी पढ़ोगे तो वो सब में वो सारी चीज़ें आती हैं। नाउन, प्रोनाउन, ये सारा कुछ बताना मेरा काम नहीं है। ठीक है, तो बेसिक राइटिंग स्किल्स ये आपका चैप्टर है कि जो राइटिंग स्किल मतलब यहाँ पर जो कि पूरा जो यूनिट है वो कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। कम्युनिकेशन स्किल, पूरे इस चैप्टर का नाम ही है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन में हमारा जो है राइटिंग के थ्रू कम्युनिकेशन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अब चूंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है तो यहाँ पर नॉर्मली चीज़ें हम टेक्स्ट मैसेजिंग की ही बात करते हैं, ईमेल मैसेजिंग या टेक्स्ट मैसेजिंग की ही बात करते हैं, जिसमें हम लोगों को लिखना ही होता है। वर्बल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का तो पार्ट वो अलग है, लेकिन यहाँ मेन फोकस हमारा टेक्स्ट मैसेजिंग, जो कि इंटरनेट या कंप्यूटर या मोबाइल का यूज़ कर सकते, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, मेन फोकस उसके ऊपर आता है। उसी में ये आता है आपका ये सेशन 5 बेसिक राइटिंग स्किल, कि बेसिक राइटिंग स्किल्स भी हर किसी के अंदर होनी चाहिए, जिससे वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है भाई, अगर कोई टीचर आपको मैसेज करता है तो अगर वो मैसेज अप्रोप्रिएट नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, तो हो सकता है कई बार आप उसको समझने में आपको गलती हो जाए। या कोई बच्चा अगर किसी टीचर को मैसेज करता है तो अगर उसने वो इंग्लिश में लिख रहा है और उसे सही से पता ही नहीं कहाँ पर कौन सा यूज़ करना है, कौन सा टेंस यूज़ करना है, प्रेजेंट के लिए क्या यूज़ करना है, पास्ट के लिए क्या यूज़ करना है, कौन से वर्ड के लिए कौन से हिंदी के कौन से वर्ड के लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज़ करना है, इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तो वो कम्युनिकेट तो कर लेगा, लेकिन वो कम्युनिकेशन सही कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। तो ग्रामर की भी जानकारी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई ग्रामर में पारंगत होना ज़रूरी है, लेकिन एक बेसिक ग्रामर की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। देखो, जैसे आप लोग कंपटीशन, आप लोग बड़े हो गए, इंटर के बाद आप लोग जॉब के लिए कंपटीशन दोगे, उसमें एक एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जो पूछी जाती हैं। इंग्लिश वाले पोर्शन से इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर जरूर पूछी जाती है। कारण क्या होता है, क्योंकि उनका यूज़ आगे चल के कहीं ना कहीं आपको करना ही करना है। भाई अगर आप कोई नोटिस दे रहे हो, कोई लेटर किसी को लिख रहे हो, ऑफिशियल लेटर है, तो अगर हिंदी में लिख रहे हो तो भी आपको ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। इंग्लिश में लिख रहे हो तभी भी ग्रामर की जानकारी। वहाँ लिटरेचर वाले पार्ट से कोई खास लेना देना नहीं होता है। मैथमेटिक्स में भी वहाँ पर 6th 7th 8th की मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कराया जाता है, क्योंकि वो जनरल मैथमेटिक्स है जिसको आगे चल के आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में, कहीं ना कहीं आपको पेपर वर्क में यूज़ करनी पड़ सकती है, तो इसलिए उन सब पे फोकस कराया जाता है। तो इसीलिए ग्रामर का आना बहुत ज़रूरी होता है हर किसी के लिए। ग्रामर नहीं आती है तो आगे भी दिक्कत करती है। एक बेसिक लेवल की ग्रामर हर किसी को आनी ही चाहिए, कम से कम डिफ्रेंशिएट करना उसको पता होना चाहिए, ग्रामेटिकल स्टेक फाइंड आउट करना पता होनी चाहिए। तो अब बात मेन हमारा ग्रामर, ये टॉपिक जो है मेन ग्रामर से रिलेटेड है, लेकिन ग्रामर पे डिपेंडेंट नहीं है। ये बात है राइटिंग स्किल की, कि राइटिंग स्किल्स अगर किसी की बहुत अच्छी होती हैं तो वो भी एक उसका प्लस पॉइंट होता है उसके जॉब के लिए। ठीक है, जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स की राइटिंग स्किल अगर बहुत अच्छी नहीं होगी और तो वो उतने इफेक्टिव वे में काम नहीं कर पाएंगे। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें बुक्स में मिल जाते हैं, लेकिन वो बुक की लैंग्वेज हम नहीं यूज़ कर सकते। हमको उनको इस तरह से यूज़ करना है कि वो हमारी लैंग्वेज बन जाए। भले वो बुक से ही हमने उसका रेफरेंस लिया है, लेकिन उसको अपने फॉर्म में हमको देना होता है। तो वहाँ पर हमारी ये राइटिंग स्किल्स काम आती हैं, ग्रामर का यूज़ आता है, जिसमें हम लोग इसको यूज़ करके, जैसे जब भी मैं क्वेश्चन आंसर लिखवाता हूँ तो बुक में लिखा होता है यू और उसको यहाँ पर कर देते हैं वी, क्योंकि भाई बुक आपको बता रही है
और आप जो क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो वो मुझे बता रहे हो, तो वहाँ पर बात आप बोल रहे हो क्वेश्चन आंसर, इसलिए वहाँ पर वी हो जाता है कि वी आर डूइंग दिस और वी आर अप्लाइंग फॉर दिस, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये सब चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर डायरेक्टली पूरी पूरी बुक की लैंग्वेज लिख भी दी जाए तो वो गलत मानी जाती है। ये तो टेक्नोलॉजी तो जो मतलब मैसेजिंग तो अलग छोड़ दो, अगर कॉपी की क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो उसमें भी ग्रामर का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। हालांकि कंप्यूटर में तो बहुत ज़्यादा ग्रामर का यूज़ नहीं होता है, माइन्यूट यूज़ होता है, लेकिन और सब्जेक्ट्स में यूज़ होता है। तो उसमें मतलब कम से कम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो पता ही होना चाहिए। कोई इन्वेंटर है, अब इन्वेंटर के साथ हमको जिंदा है तो इस लगाना है, नहीं जिंदा है तो वॉज लगाना है। तो इतना तो ध्यान रखना पड़ता है कि अगर चार्ल्स बेबेज की बात कर रहे हैं तो हमको वॉज लगाएंगे, अगर हम विंड सर्फ की बात कर रहे हैं तो विंड सर्फ अभी जिंदा है, फादर ऑफ इंटरनेट अभी जिंदा है तो उनके लिए हम इस लगाएंगे। फादर ऑफ कंप्यूटर जो है उनकी डेथ हो चुकी है तो उनके लिए हम वॉज लगाएंगे। तो ये जनरल जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनको हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इस बेसिक राइटिंग स्किल में सबसे पहला आता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल क्या है? टू कम्युनिकेट वेल वी मस्ट हैव गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज इन विच वी आर कम्युनिकेटिंग। जिस भी लैंग्वेज में अगर हम कम्युनिकेशन अच्छी तरह करना चाहते हैं तो जिस भी लैंग्वेज में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस लैंग्वेज की कमांड, उस लैंग्वेज में हमारी अच्छी कमांड होनी चाहिए, हमको उस लैंग्वेज की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें नहीं होती है तो हम उस लैंग्वेज में यूज़ करें कि भाई जिससे आपको समझ में आ जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत चीज़ें हिंदी में एक्सप्लेन करनी पड़ती, बहुत सारी चीज़ें बहुत बार मैंने हिंदी में आप लोगों को बताई हैं, मैसेज के थ्रू में हिंदी लिख के बताई हैं, क्योंकि इंग्लिश में बताने में हो सकता है हमारे समझाने में कुछ गलती हो जाए, हो सकता है आपके समझने में ज़्यादा बड़ी गलती हो जाए। इसीलिए बहुत सारे मैसेजिंग, बहुत सारे ऑडियो मैसेज भी इसीलिए आपको किए जाते हैं जिससे कि आपको एग्जैक्ट अपनी भाषा में समझ सके कि कहा क्या जा रहा है। क्योंकि अगर इंग्लिश को बहुत ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश में उसको लिख देंगे तो हो सकता है वो आप उसे ना समझ पाएँ, ना पूरी तरीके से इंटरप्रेट कर पाएँ। और बहुत बार गार्जियंस को भी होता है कि गार्जियंस को वो मैसेज समझना होता है, तो सारे गार्जियन तो ऐसा नहीं है कि सबको इंग्लिश आती है, मैक्सिमम को आती होगी लेकिन सबको नहीं आती है। तो इसलिए इस लैंग्वेज कम्युनिकेशन हमेशा उस लैंग्वेज में होना चाहिए जो दोनों लोग जानते हों। ऐसा नहीं कि वहाँ इंग्लिश में बकते चले जा रहे हैं, सामने वाले के कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है कि एक्सप्लेनेशन पार्ट जो अच्छे अच्छे स्कूल्स भी होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं कि आप बच्चों से बात तो इंग्लिश में करें लेकिन पढ़ाएं हिंदी में, पढ़ाएं हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ करते हैं। कारण क्या होता है कि अगर हम पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड पढ़ाना शुरू कर देंगे तो जो थोड़ा बहुत आप समझने की कोशिश भी कर रहे थे वो भी आप छोड़ के बैठ जाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगी। भाई जनरल इंग्लिश बोलने में अलग बात है, लेकिन कोई टॉपिक, कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है, एक तो पहले से वो डिफ़िकल्ट है, ऊपर से उसमें हाई फाई इंग्लिश यूज़ हो रही है तो वो और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम जो भी कम्युनिकेशन हो, देखो यहाँ इसको पढ़ाई से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि पढ़ाई भी तो एक कम्युनिकेशन है। टीचर आपसे कम्युनिकेट करता है कोई भी टॉपिक को, कोई भी लेसन को, कोई भी चैप्टर को समझाने के लिए। बिना कम्युनिकेशन के तो आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। या तो भाई आप लोग खुद पढ़ो, एक तरीका वो है, लेकिन जब खुद पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। भाई फीस किस बात की दे रहे हैं? अगर खुद ही पढ़ना होता तो फीस काहे को देते हैं? जब इतनी फीस दे रहे हैं तो वो तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको पढ़ाना, और वो उसका काम है। तो इसलिए लैंग्वेज जो हो वो बहुत ज़रूरी होती है कि जो भी दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, दो लोगों क्या मतलब यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो उस लैंग्वेज में हो जो दोनों की समझ में आए। बच्चों को भी वो लैंग्वेज समझना उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चों को समझ में नहीं आएगी तो लाख टीचर नॉलेजेबल हो, अपनी नॉलेज ही नहीं कन्वे कर पाएगा। तो टीचर के नॉलेजेबल होना अलग बात है और उसको वो समझा पाना अलग बात है। तो इसलिए लैंग्वेज बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो यहाँ पर राइटिंग स्किल में भी कहते हैं कि जो लैंग्वेज हमारी है वो ऐसी होनी चाहिए, उस लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। वी शुड ऑल्सो अवॉइड एनी ग्रामेटिकल एरर वाइल राइटिंग। राइटिंग के टाइम पर हमको ग्रामेटिकल एरर्स का ध्यान रखना होगा कि वो हमको ग्रामेटिकल एरर ना हो। वी विल स्टडी द बेसिक कंपोनेंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड हाउ दे शुड बी यूज इफेक्टिवली। कह रहे इंग्लिश ग्रामर मैसेजिंग नॉर्मली ये बात चूँकि कंप्यूटर की हो रही है, तो कंप्यूटर में तो नॉर्मली हम लोग इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं, मेल वेल भी करते हैं तो इंग्लिश का ही यूज़ होता है। हिंदी के कंप्यूटर तो, हिंदी के ऑपरेटिंग सिस्टम तो अवेलेबल ही नहीं है। हिंदी के कंप्यूटर में हिंदी की टाइपिंग तो हो सकती है, लेकिन मैसेजिंग वाला पार्ट तो हम लोग इंग्लिश में ही करेंगे। तो इसीलिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेजेस क्या होते हैं? When we communicate with each other, we express our thoughts and ideas through word. A group of words that make complete sense is called a sentence. एक जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उनकी एक जो लाइन होती है, जो एक लाइन पूरा सेंटेंस निकाल रही है, जो पूरे सेंटेंस को, जो पूरी एक लाइन जिसका एक कई सारे वर्ड्स को यूज़ करके हमने एक लाइन लिखी है जिसका अपना एक कुछ मीनिंग निकल रही है, उसको बोलते हैं हम सेंटेंस। नॉर्मली तो आप लोग जानते ही हो कि सेंटेंस क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें से कुछ सेंस निकल रहा हो। ठीक है,
फ्रेज क्या होते हैं? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉर्म अ यूनिट विद इन अ सेंटेंस बट इट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। अ फ्रेज लैक बोथ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्रेज का मतलब ये है कि वो एक लाइन ऐसी है जिससे वो पूरा एक सेंटेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब वो पूरा सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन वो एक छोटी सी लाइन ऐसे लिखी गई है जिससे पूरा एक काफ़ी मीनिंग निकलती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ टू लर्न फ्रेंच, ये एक फ्रेज है। शी वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच, ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस और फ्रेज में एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। एक सेंटेंस की आधी लाइन जो कि पूरे सेंटेंस को डिफाइन कर देती है, उसको बोलते हैं फ्रेज। इंग्लिश में आप लोगों ने फ्रेज बहुत सारे सुने होंगे, अब मुझे याद तो नहीं आ रहा है कौन कौन से फ्रेज होते हैं, लेकिन बहुत टाइप के फ्रेजेस होते हैं। तो उसमें सेंटेंस का वो पार्ट, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉर्म अ यूनिट विद इन अ सेंटेंस, सेंटेंस का एक पार्ट है बट इट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, जो अपने आप में कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना खास नहीं होता। अगर हम कहते हैं टू लर्न फ्रेंच, मतलब फ्रेंच पढ़ो। शी वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच, तो यहाँ शी वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच जो है वो सेंटेंस है, और अगर उसी में से हम टू लर्न फ्रेंच निकाल दें तो वो हो जाएगा हमारा फ्रेज। ठीक है, फ्रेज के भी अपने टाइप होते हैं। नाउन फ्रेज होती है, वर्ब फ्रेज होती है, एडजेक्टिव फ्रेज होती है, एडवर्बियल फ्रेज होती है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है। तो ये अलग अलग फ्रेज के भी अपने टाइप है। मतलब किसी सेंटेंस का एक पार्ट जो अपने आप में पूरे सेंटेंस को डिफाइन करता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। जैसे लिखा है वी ऑल्सो लव ईटिंग आइसक्रीम, ये तो ईटिंग आइसक्रीम अपने आप में एक फ्रेज है, और वो जो बाकी का पार्ट है वो उसका सब्जेक्ट है। यहाँ पर अगर हम एक सेंटेंस बोलते हैं वी ऑल लव ईटिंग आइसक्रीम, तो ईटिंग आइसक्रीम वाला जो पार्ट है वो फ्रेज है, और ये पूरा जो लाइन बोली है ये पूरा एक सेंटेंस। तो सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस होता है। फ्रेज जो है सेंटेंस का वो पार्ट है जो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, जिसको पूरे उस सेंटेंस की मीनिंग को डिफाइन करता है, जिसमें सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं होता है, उसको बोलते हैं फ्रेज। सेंटेंस का ही पार्ट है, सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है फ्रेज। सेंटेंस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट में, पहले बताया था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट में कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस के भी अपने अपने काइंड अलग अलग टाइप के होते हैं। वो सबसे पहला होता है 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको एक स्टेटमेंट के लिए होता है उसको असर्टिव और डिक्लेरेटिव जो एक स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस जो कमांड देने के लिए होगी, जैसे किसी को हुक्म दिया जा रहा हो तो वो इम्परेटिव में आएगा। इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हो, इंटरोगेटिव ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हो, जिसमें हमको पता नहीं क्या है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगे होते हैं वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जैसे असर्टिव में क्या आएगा? असर्टिव में आएगा, एग्जाम्पल उसका होगा, जैसे लिखा है आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, आई एम योर फ्रेंड एक जनरल सेंटेंस है, इसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। इंपरेटिव में क्या है? फिनिश योर होमवर्क। अब यहाँ पर है तो सेंटेंस ही, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है। तो जनरल सेंटेंसेस है वो असर्टिव होते हैं, जहाँ पर सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाता है वो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस में हमें किसी तरह की कमांड दे रहे हैं, किसी तरह का ऑर्डर देने की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव क्या होते हैं? वेयर इज़ योर बैग, तुम्हारा बैग कहाँ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और एक्सक्लेमेटरी वो होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स आप सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, खाली हम कुछ एक बार बता रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को पता नहीं है। ग्रामर में सब कुछ आप लोगों को बताया गया है। एक्सक्लेमेशन, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, जिसमें कोई सरप्राइज, वंडर या सिंपैथी वाली बात होती है, जैसे वाओ आई रियली लव दिस ड्रेस। यहाँ पर इस लव दिस ड्रेस के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो। एक सेंटेंस है वाओ कॉमा आई रियली लव दिस ड्रेस, तो ड्रेस के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ, तो यहाँ पर एक वंडर, एक सरप्राइज की बात हो रही है। इस ये है तो सेंटेंस, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। फिर आता है पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे कोई सेंटेंस है ऑल द ट्रीज आर शेडिंग देयर लीव्स, ऑल द ट्रीज आर शेडिंग देयर लीव्स, यहाँ ऑल द ट्रीज है वो जो है वो सब्जेक्ट है, और बाकी का जो आर द शेडिंग देयर ट्रीज वो है प्रेडिकेट। ठीक है, उसी तरह से लिखा है ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल, तो यहाँ ब्लेस्ड जो है वो है हमारा सब्जेक्ट, और बाकी सारा हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है। तो उसमें जिसके लिए कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट है, और जो भी चीज़ कही जा रही है वो प्रेडिकेट होता है। तो सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। सेंटेंस में स्टार्टिंग में जो पार्ट आता है जिसके लिए वो सेंटेंस बोला जा रहा है वो सब्जेक्ट होता है, और जो सेंटेंस में बात कही जा रही है वो होता है प्रेडिकेट।
ठीक है। देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग चीज़ है और फ्रेज अलग चीज़ है, फ्रेज वाला पार्ट अलग हो जाता है, दोनों में थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, वो जो कि वो आप ग्रामर में पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा किस तरह से वो चीज़ें होती हैं। फिर कुछ ऐसे रूल्स होते हैं राइटिंग के लिए, हमको कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है। बहुत बार हम लोग राइटिंग जब करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे रूल्स ध्यान होते हैं कि रूल्स लिखने होते हैं नॉर्मली राइटिंग के लिए, एक अच्छी इफेक्टिव राइटिंग के लिए। जैसे यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस, कि हमें शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करना चाहिए जब भी हम कोई मैसेजिंग कर रहे हैं, कोई राइटिंग कर रहे हैं, अच्छी राइटिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए हम राइटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस का यूज़ हम ना करें। लिमिटेड सेंटेंस कंटेंट, सेंटेंस में जो कंटेंट है वो भी बहुत लिमिटेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंटेंट उसमें नहीं होना चाहिए जिससे कि आप जो सामने वाले जो इंसान है वो कंफ्यूज हो जाए। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लाइंस लिखी हो, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ उसमें एक्सप्लेन की गई हो, ऐसा होना कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कम से लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा बात अगर समझ में आ जाए तो वो एक इफेक्टिव राइटिंग का पार्ट होता है। तो वो रूल्स सही माने जाएंगे राइटिंग के लिए कि आप कम शब्दों में ज़्यादा बात अपनी कह सकें। ठीक है। अरेंज द सेंटेंस इन प्रॉपर सीक्वेंस, जो भी सेंटेंस हो वो प्रॉपर सीक्वेंस में हो, ऐसा ना हो मतलब जो भी हम बात कहना चाह रहे हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में कहना चाह रहे हैं। अगर कोई टीचर कोई चैप्टर पढ़ाता है तो वो एक चैप्टर को एक फ्लो में लेके चलता है। अगर वो बीच से पढ़ाना शुरू कर दे, भाई बीच से चैप्टर आप उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम चैप्टर के बीच से पढ़ाना शुरू कर देंगे तो शायद किसी को भी वो चैप्टर क्लियर नहीं होगा। तो बुक में भी जो चैप्टर दिए होते हैं वो इस तरह से फ्लो में दिए होते हैं कि स्टार्टिंग में जो ऐसा पार्ट होगा जो आपको समझना होगा, आगे ऐसा पार्ट होगा जो स्टार्टिंग वाले पार्ट पे डिपेंडेंट होगा, और लास्ट में भी जो ऐसे पार्ट होंगे जो उससे पहले वाले पार्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जो भी हम सेंटेंस, जो भी हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें जो भी मैसेजिंग कर रहे हैं, उसमें जो सेंटेंस हो वो इस तरह से सेट हो कि वो एक फ्लो में चलें और सारी बात सामने वाले को समझ में आ जाए। ठीक है। डिज़ाइन सेंटेंस टू एम्फेसाइज ऑन द टॉपिक, जो भी सेंटेंस हो उस टॉपिक से रिलेटेड हो, टॉपिक से इधर उधर की बात ना हो। अगर टॉपिक से इधर उधर की बात होगी तो वो चीज़ उतनी पढ़ने वाले को भी नहीं समझ में आएगी और कोई उसका खास कोई फ़ायदा कम्युनिकेशन में नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब टॉपिक से इधर उधर की बात चली जाती है तो वो समझ में आता नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें टू दी पॉइंट, मतलब कहने का मतलब हमें कि जो भी सेंटेंस हम लिख रहे हैं, जो भी चीज़ें हम लिख रहे हैं वो टू दी पॉइंट होनी चाहिए। फिर आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, खाली मैं नाम बता दूंगा, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी आपकी होती हैं पार्ट ऑफ स्पीच पे। इनका यूज़ करके हम लोग सेंटेंस फॉर्म करते हैं, सबका यूज़ करते हैं। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, ये आप लोग ग्रामर में पढ़ चुके हो ऑलरेडी और आगे भी पढ़ोगे। इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है। सिर्फ ये बताया गया है कि पार्ट ऑफ स्पीच का हमें प्रॉपर यूज़ करना चाहिए राइटिंग के टाइम पे। प्रॉपर पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ करते हुए भी हमें सेंटेंस फॉर्म करने चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब हो, उनका डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रीपोजिशंस का डिफरेंस पता कहाँ यूज़ करने, एडवर्ब्स कहाँ यूज़ करने, कंजक्शन कहाँ यूज़ करनी है, इंटरजेक्शन कहाँ यूज़ करनी है, नाउन प्रोनाउन तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो, उनको कहाँ कैसे यूज़ करना है, इनकी जानकारी होना ज़रूरी है। अगर इनकी जानकारी नहीं होगी तो आप सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाओगे। भाई टेंसेस भी इसी में आपके टेंसेस भी आ जाएंगे। अगर आपको टेंस ही नहीं पता होंगे, कौन सी बात प्रेजेंट में कही गई है, कौन सी बात फ्यूचर में कही गई है, कौन सी बात पास्ट में कही गई है, इसका फ़र्क पता होना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हो रही हैं तो वो वर्ब्स कौन से टेंस के लिए यूज़ हो रही हैं, इसकी बेसिक जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। कि वॉज यूज़ हो रहा है तो मतलब जो बात पुरानी हो चुकी, इज़ यूज़ हो रहा है तो वो बात चल रही है, शुड या वुड यूज़ हो रहा है तो मतलब वो फ्यूचरिस्टिक बातें हो सकती हैं। तो इनकी जानकारी होना ज़रूरी है। बाकी वो इस चैप्टर का कोई पार्ट नहीं है, बस उसमें एक पेज पे हल्का सा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब कुछ ऐसे हल्का सा दिखा दिया गया है। बाकी इसकी डिटेलिंग हम नहीं बता सकते आपको, ठीक है, क्योंकि वो मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है। ग्रामर पढ़ाने के लिए नहीं है, या कंप्यूटर पढ़ाना है, वो तो ग्रामर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई है तो हल्का सा बताना है कि ग्रामर का यूज़ कैसे क्या होता है। बाकी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन प्रोनाउन बताने वाली ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि हमें बतानी पड़ जाए। आर्टिकल्स क्या होते हैं? एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूजुअली मोडिफाइड अ नाउन। नाउन को मोडिफाई करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल भी हमारे दो टाइप के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आता है? ए और एन। देखो कहीं कहीं पर हम लोग ए का यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पे एन का यूज़ करते हैं। जब हम लोग सिंगुलर किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं काउंटेबल नाउन का तो हम ए का यूज़ करेंगे, और जब वो ग्रुप की बात हो रही है या तो वो एन का यूज़ करेंगे। और कुछ
हमारे ऐसे वॉवेल और कंसोनेंट्स भी होते हैं जिनके साथ हमको एन लगाना होता है, ठीक है। उसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। ऑनेस्ट जो है, ऑनेस्ट वर्ड जो है, एच जो होता है वो वॉवेल कंसोनेंट होता है, फिर भी हम एन ऑनेस्ट लिखते हैं, ऑनेस्ट नहीं लिखते हैं, एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। वो कुछ उसके अपवाद हैं, को क्या इंग्लिश में क्या कहेंगे अपवाद को नहीं पता है, लेकिन उसका कुछ वर्ड होता है, तो उनको मतलब वो ग्रामर कुछ ऐसे हैं जो मतलब उसमें ऐसा यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं तो वो ग्रामर के हिसाब से ही उसको यूज़ करते हैं। अगर नॉर्मली अगर हमारा कंसोनेंट्स है तो हम ए यूज़ करेंगे, अगर ए ई आई ओ यू से वर्ड स्टार्ट होते हैं तो एन यूज़ करेंगे। लेकिन कभी भी ध्यान देना कि अगर ऑनेस्ट वर्ड यूज़ होता है तो उसके साथ एन यूज़ होता है। वो क्यों ऐसे यूज़ होता है उसकी डिटेलिंग मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि ऑनेस्ट वर्ड के साथ एन का यूज़ करते हैं, जबकि ऑनेट एच जो है वो हमारा उसमें नहीं आता है, वॉवेल्स में नहीं आता है। और नॉर्मली आप बहुत बार ऐसा भी होता है, आप लोग ग्रामर में पढ़ते हो तो आप लोगों को पता होगा कि सारे वर्ड्स में वॉवेल का यूज़ ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा भी वर्ड है जिसमें वॉवेल का यूज़ ही नहीं होता, जैसे स्काई, एस के वाई में स्काई वर्ड में कोई वॉवेल नहीं है, सारे कंसोनेंट हैं लेकिन फिर भी एक वर्ड है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपवाद कहा जाता है। केमिस्ट्री में अपवाद वर्ड बहुत यूज़ होता है, हिंदी में, इंग्लिश में तो मुझे नहीं पता उसकी अपवाद की मीनिंग क्या होती है। मतलब वो ऐसे वर्ड हैं जो रूल को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जो रूल्स बने हुए हैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो हैं, फिर भी वो चीज़ हैं। जैसे कोई भी गैस होती है तो उसमें उसका जो एटम होता है उसमें उस एटम में हमेशा हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों होना चाहिए। लेकिन आपको पता होगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है, लेकिन फिर भी वो गैस में आता है। क्यों? क्योंकि ये केमिस्ट्री का अपवाद है। मतलब वो रूल से जो चीज़ रूल से अलग हो जाती है, जो रूल बनाया उससे वो अलग फिर भी उसमें एग्जिस्ट कर रही है, उसको अपवाद कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और एन जो हैं वो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। ए का यूज़ हम लोग कॉन्सोनेंट जहाँ पर होते हैं उनके साथ करते हैं, और एन का यूज़ करते हैं जब भी कोई वर्ड जो है जो वॉवेल से स्टार्ट होता है, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है, उसमें हम लोग एन का यूज़ करते हैं। लेकिन ऑनेस्ट वर्ड के साथ ऐसा नहीं होता है, और आर के साथ भी नहीं होता है। एन आर बोलते हैं, एन अमेरिका, एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो आर एच के साथ ऐसा है थोड़ा, कहीं किसी वर्ड में ऐसा। हाउस के साथ ए यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पर आर वर्ड लिखा होगा HOUR वहाँ पर एन आर कहते हैं। वहाँ अगर 1 घंटे की बात करेंगे तो कहेंगे हाफ एन आर, ठीक है। तो कुछ के साथ है ऐसी चीज़ें, ऐसी दिक्कतें आती हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या आते हैं? डेफिनेट आर्टिकल्स में तुम्हारा द यूज होगा। द डेफिनेट आर्टिकल द कैन बी यूज्ड विद बोथ काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए दोनों के लिए द का यूज़ करते हैं, तो ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल में आता है। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है, डेफिनेट में आता है द। इनके यूज़ अलग अलग तरीके से अलग अलग उसमें किए जाते हैं। फिर आता है हमारा पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ग्रामर की बहुत अच्छी जानकारी हो। इन इंग्लिश लैंग्वेज अ पैराग्राफ इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंपोजिशन। अ पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेंटेंस ग्रुप टुगेदर टू टॉक अबाउट अ मेन टॉपिक। किसी एक मेन टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हमको कई सारे सेंटेंस एक साथ लिखने होते हैं, और उन सेंटेंस का जो एक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम पैराग्राफ, ठीक है। तो उसमें उस एक पैराग्राफ में एक मेन टॉपिक कवर होता है, उसके बाद उसी चैप्टर का दूसरा मेन टॉपिक होगा तो वो दूसरे पैराग्राफ के थ्रू कवर होगा। तो अपने हिसाब से हम लोग पैराग्राफ को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। पैराग्राफ लिखने के लिए सबसे ये है कि हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ राइटिंग के लिए क्या ज़रूरी होती है, तो यहाँ पर टॉपिक के बारे में आपको बहुत अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। उसका सपोर्ट और एक्सप्लेनेशन उसको पता होना चाहिए कि उस टॉपिक के सपोर्ट के और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कितने सेंटेंस की हमको ज़रूरत है, ठीक है। उसका कंक्लूजन कि उस टॉपिक को एंड करने के लिए हमें किन लाइंस की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमको चाहिए होती हैं। गिव द पैराग्राफ यूनिफॉर्मिटी। कुछ रूल्स हैं जो पैराग्राफ राइटिंग के लिए बने हैं। गिव द पैराग्राफ यूनिफॉर्मिटी, कीप द पैराग्राफ शॉर्टेस्ट, यूज टॉपिक सेंटेंस, लीव आउट अननेसेसरी डिटेल, एंड द पैराग्राफ विद कंक्लूडिंग सेंटेंस। पैराग्राफ को स्टार्ट करते समय भी हमको उसका ध्यान रखना होगा कि वो पैराग्राफ का जो भी टॉपिक है वो उससे मतलब एग्जैक्ट वही टॉपिक हो। फिर उस टॉपिक के सपोर्ट में भी 7-8 लाइनें हमें लिखनी होगी, और लास्ट में उस टॉपिक को एंड करने के लिए, उसको कंक्लूजन के लिए भी हमें कुछ लाइन्स लिखनी होगी, जिससे वो टॉपिक एंड हो पाएगा। तो पूरे एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ लाइन्स, कुछ सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जिनको बोलते हैं हम पैराग्राफ। तो ग्रामर की अगर अच्छी जानकारी होगी तो पैराग्राफ राइटिंग अपने आप से आने लगती है, लेकिन उसमें कुछ बातों का और भी ध्यान आपको रखना होता है। तो इसी के साथ ही ये आपका जो चैप्टर है, बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल, ये सेशन 5 के साथ साथ एंड होता है।
नेक्स्ट वीडियो से आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्टार्ट होगा, जो कि 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 ही सेशन है। पहला सेशन है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इट्स टेक्निक, दूसरा एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। 2 सेशन में ही ये आपका सेकंड टॉपिक जो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो यूनिट है उसका खत्म हो जाएगा। बुक का सेकंड टॉपिक है, कॉपी के हिसाब से तो वो थर्ड शायद हो जाएगा। फिर उसके बाद भी छोटे छोटे हैं, एक और है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन स्किल, इसके बाद आएगा, उसमें 3 सेशन है। उसके बाद 2 छोटे छोटे और चैप्टर जिसमें एक एक सेशन है, वो एक एक वीडियो में आपके एंड हो जाएंगे। तो इस महीने के अंत तक कोशिश करेंगे कि आपका ये ख़त्म हो जाए, ये पूरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाला जो है पोर्शन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम वर्ड प्रोसेसिंग वाले चैप्टर पे जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपके बड़े बड़े 4 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर बड़े बड़े उसके बाद ही बचेंगे, जिसमें जो एक चैप्टर में 15-15 दिन का टाइम लग सकता है। तो आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि जिस दिन भी स्कूल खुला नोट्स ज़रूर चेक होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बार मैंने आप लोगों को धमकी दी है, और वो धमकी वही है कि अगर आपके 50 नंबर आपके जो हैं वो आपके नोट्स पे ही डिपेंडेंट है, तो वो नोट्स नहीं प्रिपेयर हुए तो अपनी हालत के ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे।